कमर्शियल एविएशन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक हाईजैकिंग ऐसी हुई है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। ये एक ऐसी हाईजैकिंग थी जिसमें पैसेंजर्स को पूरे रास्ते पता ही नहीं चला कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका है। वैसे तो यह फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी, लेकिन हकीकत में यह जहाज 3 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। ना कोई चीखो पुकार, ना कोई पैनिक और ना ही कोई कन्फ्रंटेशन। सब कुछ खामोशी से और सुकून के साथ होता रहा। सिर्फ एक आदमी जिसके हाथ में सिवाय ब्रीफकेस के कुछ भी नहीं था, आखिर उसने कैसे पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचवाया। और एक और दिलचस्प बात यह भी है कि आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी लोग इस हाईजैकर के नाम का मेला लगाते हैं, जिसे डीबी कूपर डेज कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह मेला उसी जगह लगता है जहां 1971 में FBI ने उसे पकड़ने के लिए अपना सर्च हेडक्वार्टर बनाया था। आखिर इस शख्स में ऐसा क्या था कि एक हाईजैकर जो कानून की नजर में मुजरिम होना चाहिए था, वक्त के साथ साथ एक लेजेंड बन गया। नवंबर साल 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर रूटीन से ज्यादा रश था। ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारने के लिए सफर कर रहे थे और कुछ लोग बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे। इसी भीड़ में एक आदमी खामोशी से टर्मिनल के अंदर दाखिल होता है। उसने ब्लैक रंग का सूट पहन रखा था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई। उम्र तकरीबन 40 साल के करीब लग रही थी और आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस थे। उसके हाथ में सिर्फ एक ब्रीफकेस था। वो सीधा टिकट काउंटर तक जाता है और सियाटल जाने के लिए 1 वे टिकट परचेज कर लेता है। काउंटर पर बैठा ऑफिसर रूटीन के मुताबिक उससे पूछता है, Sir, your name? जिसके जवाब में वो शख्स सुकून से कहता है, Dan Cooper. ये वही नाम था जो सिर्फ चंद घंटों बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने वाला था। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 थी जो पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी और जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट का था। उस जमाने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज जितनी सख्त नहीं होती थी, ना तो कोई बॉडी स्कैनर और ना ही किसी किस्म की डिटेल चेकिंग। इसलिए डैन कूपर आसानी से बोर्डिंग गेट से गुजर जाता है। चंद ही मिनट बाद बोर्डिंग शुरू हो जाती है और 36 पैसेंजर इस प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि इनके साथ 6 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। डैन कूपर जहाज में दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता पिछली रोज की तरफ बढ़ता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, सीट नंबर 18C, जो आखिरी रो में मौजूद थी। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो और यह भी हो सकता है कि यह सीट पहले से प्लान की गई हो, क्योंकि इस जगह से रेयर स्टेयरकेस यानी पीछे वाली सीढ़ी बहुत ज्यादा करीब थी। वही स्टेयरकेस जो चंद घंटों बाद पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली थी। कूपर ने ब्रीफकेस अपनी गोद में रखा, कोट सीधा किया और बिल्कुल एक आम पैसेंजर की तरह बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके करीब से गुजरी। ये थी 23 साला फ्लोरेंस शॉपनर। कूपर ने बड़े सुकून से एक ड्रिंक ऑर्डर किया। 2 बजे के करीब जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू कर देता है और चंद लम्हों बाद फिजा में बुलंद हो जाता है। तमाम पैसेंजर्स अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई विंडो से बाहर देख रहा था और कोई आराम कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके दरमियान एक ऐसा आदमी मौजूद है जो एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाला है। जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही हुए थे। कूपर अपनी ड्रिंक खत्म कर चुका था। उसने जेब में हाथ डाला, फोल्ड की हुई एक पर्ची निकाली, फिर उसने फ्लोरेंस की तरफ देखा जो उसके पास से गुजर रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट दी और वो नोट उसके हाथ में थमा दिया। फ्लोरेंस ने कूपर की तरफ देखा, वो नोट पकड़ा और बगैर पड़े ही अपनी पॉकेट में रख लिया। उस जमाने में अक्सर ऐसा होता था कि कुछ मेल पैसेंजर्स फोन नंबर लिखकर दे देते थे या फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। फ्लोरेंस को लगा कि शायद कूपर भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन चंद लम्हे गुजरने के बाद कूपर ने आहिस्ता से कहा, मिस, बेहतर होगा कि आप वो नोट पढ़ लें। फ्लोरेंस ने वो नोट खोला और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पर लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। फ्लोरेंस ने नहायत प्रोफेशनल अंदाज में खुद को संभाला और आकर उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गई। उसने आहिस्ता से कहा कि मुझे दिखाओ। कूपर ने थोड़ा सा ब्रीफकेस खोला। अंदर सुर्ख रंग के सिलेंडर दिखाई दिए, कुछ तारें और एक बैटरी जैसी चीज। उसके बाद कूपर ने अपनी डिमांड्स बताना शुरू की। उसने कहा कि मुझे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट चाहिए। यह अमाउंट आज के हिसाब से तकरीबन $1.6 मिलियन के करीब बनती है। और जब ये जहाज सियाटल में लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस जहाज को तबाह कर दूंगा। फ्लोरेंस खामोशी से अपनी सीट से उठी और कॉकपिट की तरफ चली गई।
कैप्टन विलियम स्कॉट ने दरवाज़ा खोला तो फ्लोरेंस ने उन्हें पूरी सूरत हाल के बारे में बताया। कैप्टन ने फौरन कहा कि फिलहाल वो जो कह रहा है वो ही करो। उसके बाद कैप्टन ने फौरन सियाटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा और कुछ ही देर में यह खबर पुलिस, FBI और एयरलाइन मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही नीचे जमीन पर हलचल मच गई। बैंक वालों को बुलाया गया, पैसा जमा किए जाने लगे और पैराशूट ढूंढे जाने लगे। दूसरी तरफ कूपर हैरानकुन हद तक काम था। वो आराम से सिगरेट पीने लगा। उस जमाने में जहाज के अंदर सिगरेट पीना अलाउड होता था। यहाँ एक मसला यह भी था कि यह फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी, मगर पैसे इकट्ठे करने और पैराशूट अरेंज करने में वक्त लग रहा था। इसलिए पायलट्स को हुक्म दिया गया कि जहाज को सियाटल के ऊपर चक्कर लगवाते रहो। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली टेक्निकल इशू है, इसलिए फ्लाइट डिले हो रही है। चुनाचे ना तो किसी ने शोर मचाया और ना ही कोई पैनिक क्रिएट हुआ। और यही कूपर की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए पूरा जहाज अपने कंट्रोल में ले लिया था। उधर जमीन पर एक लोकल बैंक से $2 लाख जमा किए गए। ये कुल 10,000 नोट थे और हर नोट $20 का था, बिल्कुल वैसे ही जैसा कूपर ने हुक्म दिया था। FBI ने एक और अहम काम यह किया कि हर नोट के सीरियल नंबर को रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि फ्यूचर में यह रकम कहीं खर्च हो तो फौरन पता चल जाए। यह डिसीजन बाद में केस का सबसे अहम क्लू बनने वाला था। पैराशूट भी जल्दी जल्दी अरेंज किए गए और फिर आखिरकार तकरीबन 5:45 पर फ्लाइट 305 को लैंडिंग की परमिशन मिल गई। जहाज सिएटल एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन इसे टर्मिनल की तरफ नहीं ले जाया गया, क्योंकि कूपर ने कहा था कि जहाज को टर्मिनल से कुछ फासले पर ही खड़ा किया जाएगा। पैसों से भरा हुआ बैग और पैराशूट जहाज के दरवाजे तक लाए गए। जहाज में मौजूद दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो ने दरवाजा खोला, सामान लिया और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर वो ये सब लेकर कूपर के पास आ गई। जब टीना ने पैराशूट कूपर के हवाले किए तो उसने साथ वो प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस भी दी, जिन पर यह लिखा हुआ था कि पैराशूट को किस तरह पहनना है और इमरजेंसी में इसे इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन कूपर ने फौरन कहा कि मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक एक करके तमाम पैसेंजर्स को जहाज से नीचे उतार दिया गया और हैरानकुन बात यह थी कि इन्हें आखिर तक ये पता ही नहीं चला कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका था। इसके साथ ही कूपर ने बाकी 2 एयर होस्टेस को भी नीचे उतरने की इजाज़त दे दी। अब जहाज में उसके अलावा सिर्फ 4 लोग बाकी रह गए थे, एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो। फिर कूपर ने हुक्म दिया कि जहाज को मैक्सिको की तरफ ले जाओ और साथ ही उसने चंद खास इंस्ट्रक्शंस भी दी, जैसे जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ेगा, इसकी रफ्तार तकरीबन 200 नॉट्स रहेगी और जहाज के विंग्स भी एक खास एंगल पर रखे जाएंगे। फिर जहाज ने तकरीबन 7:40 पर दोबारा टेक ऑफ किया। कुछ ही देर बाद कूपर ने टीना से कहा कि कॉकपिट में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। टीना ने जब आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो कूपर पैसों से भरे बैग को अपने जिस्म के साथ बांध रहा था। अब जहाज के पिछले हिस्से में वो अकेला था, जबकि कॉकपिट में बैठे क्रू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। कुछ ही मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी। ये इस बात का सिग्नल था कि रेयर स्टेयर खुल चुकी है। बोइंग 727 में एक खास फीचर था कि उसके पिछले हिस्से में सीढ़ियां मौजूद थीं और हैरानकुन बात यह थी कि वो दौरान फ्लाइट भी खोली जा सकती थी। ज़रा तसव्वुर करो दोस्तों कि 10,000 फुट की हाइट, तेज़ बारिश, गहरा अंधेरा, शदीद हवा, नीचे दरख्त हैं, दरिया है, पहाड़ हैं, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा। जहाज़ के पिछले स्टेयर्स खुले हुए हैं और एक आदमी बिजनेस सूट में खड़ा है, जिसकी बैग पर पैराशूट और जिस्म के साथ पैसों से भरा हुआ बैग बंधा हुआ है। 8:13 पर पायलट्स ने अचानक ये महसूस किया जैसे जहाज़ का पिछला हिस्सा एक झटके के साथ ऊपर की तरफ टिल्ट हुआ हो, और शायद यही वो लम्हा था जब डीबी कूपर ने जंप किया था। पायलट्स ने जहाज़ को रूट पर ही रखा और निवाडा की तरफ बढ़ते रहे। जब फ्लाइट वहां लैंड हुई तो पूरे जहाज़ की तलाशी ली गई, लेकिन कूपर वहां पर मौजूद नहीं था। जहाज़ की तलाशी के दौरान इन्हें जो चीज़ें मिली उनमें एक ब्लैक टाई, कुछ सिगरेट के टुकड़े और एक ऐसी पहेली जो आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया को उलझाए रखने वाली थी। इसके बाद FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस केस का नाम रखा गया नॉर्थ जैक, यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। FBI ने अंदाज़ा लगाया कि कूपर ने वाशिंगटन स्टेट के जंगल में जंप लगाया होगा। अगले ही दिन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ गया था किसी को कुछ पता नहीं था, जैसे वो आदमी जमीन पर उतरा ही ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने फौरन कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि ऐसे मौसम में रात के अंधेरे में बिजनेस सूट पहनकर 10,000 फुट से जंप सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन FBI को एक बात परेशान कर रही थी कि अगर वो मर गया है तो फिर उसका कोई निशान क्यों नहीं मिला। फिर 1980 में तकरीबन 9 साल बाद केस में पहली बार एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया।
कोलंबिया रिवर के किनारे एक 8 साला बच्चा रेत में खेल रहा था। वो जमीन खोद रहा था जब अचानक उसके हाथ कुछ पुराने सड़े हुए नोट लगे। उसके पेरेंट्स ने फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। FBI ने जब उन नोटों के सीरियल नंबर चेक किए तो ये वही नोट थे जो 1971 में कूपर को दिए गए थे। ये तकरीबन $5,800 थे, लेकिन बाकी तकरीबन $1,94,000 कहाँ थे? और सबसे बड़ा सवाल कि कूपर कहाँ था? अगर वो मर गया था तो उसका स्केलेटन कहाँ था? पैराशूट कहाँ थे? बाकी पैसे कहाँ थे? और अगर वो जिंदा बच गया था तो फिर गायब कैसे हो गया? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात यह थी कि रिकॉर्ड के मुताबिक कूपर ने कभी भी उन पैसों में से एक नोट भी मार्केट में इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि FBI ने उन तमाम नोटों के सीरियल नंबर्स पूरे मुल्क में सर्कुलेट कर दिए थे। अगर वो एक नोट भी खर्च करता तो फौरन ट्रेस हो सकता था। फिर सालों बाद FBI को इसकी टाई से एक अजीब सा क्लू मिला। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस टाई का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया तो इस पर टाइटेनियम और दूसरे इंडस्ट्रियल मटेरियल के कुछ टाइनी पार्टिकल्स पाए गए, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद वो किसी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करता था और शायद यही वजह थी कि उसे प्लेन के बारे में इतनी टेक्निकल नॉलेज थी। और 2016 में तकरीबन 45 साल बाद FBI ने केस बंद कर दिया, बगैर कूपर को पकड़े और बगैर ये साबित किए कि वो मर चुका है, और ना ही आज तक उसकी असल आइडेंटिटी कभी सामने आ सकी कि आखिर वो हकीकत में था कौन। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक अजीब चीज होने लगी। जिस आदमी को कानून मुजरम समझता था, लोग उसे लेजेंड मानने लगे, क्योंकि उसने किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाया था और पूरे सिस्टम को चैलेंज करके गायब हो गया था। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उसके नाम का फेस्टिवल मनाते हैं, DB कूपर डेज। ये फेस्टिवल उसी इलाके के करीब मनाया जाता है जहां कभी FBI ने उसे ढूंढने के लिए अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यानी एक हाईजैकर वक्त के साथ साथ एक लेजेंड बन गया।